सर जय हिंद। जय हिंद। सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? कृपा दृष्टि छत्र छाया सब आपकी है सर। दूसरे से मैं आपको शिवा राठौर एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी पार्टी को, आपके मित्र मंडली को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली भैया दूज की प्रेषित करता हूँ सर। दीपोत्सव के पावन अवसर पर मैं आपको, आपकी टीम को एवं समस्त देशवासियों को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर एक सवाल हो जाए, क्योंकि जुमा 4 दिन बाद चुनाव है और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जहां मैं जाता हूं आप मिलते हो, दिखते हो। सर ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है, जैसे कि मोहतरमा मायावती एक समय में 200 प्लस हुई थी, फिर एक समय जनाब अखिलेश यादव 224 प्लस किए थे, फिर एक समय अभी जो चल रहा है वर्तमान जनाब योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 300 प्लस हुए। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं सब कुछ हूँ, अब कोई विपक्ष नहीं है, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है? बताइए सर, टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, जैसा आपने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ये प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्रह्म का अंश है। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि कहना कोई गलत नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में आपने कहा है, उसके रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहन मायावती और ट्विटर पुत्र अखिलेश जी, ये दोनों ही जातिगत राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, जाति आधारित राजनीति करते हैं, समाज में विद्वेष फैलाते हैं। अब आप ये देखिए कि पिछले 5 साल में अखिलेश जी की सरकार में कितने दंगे हुए थे और योगी जी की सरकार में कितने दंगे हुए हैं। सीएए के विरुद्ध जिन लोगों ने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, आज उनके घर नीलाम करके योगी जी उनसे मुआवजा वसूल रहे हैं। यह ऐसा कभी हुआ है? यदि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 300 पार, तो मैं कहता हूं हम 350 पार होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो कहा है और वही किया है। लेकिन किया नहीं है सर। काउंटर दे रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं शिवा राठौर पत्रकार हूँ। कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? कितना देश में काला धन वापस हुआ है? बताइए सर आप। देखिए, ये जो एक आपने सवाल किया है कि कितने लोगों के खाते में 15 लाख आए, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि विदेशों में जो लोगों ने काला धन जमा किया हुआ है, यदि वह पूरा धन वापस आ जाए तो भारत की जो जनसंख्या है प्रति व्यक्ति लगभग 15 लाख रुपए का एवरेज आएगा। इतना काला धन विदेशों में जमा किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि सभी के खातों में 15 लाख रुपए भेज देंगे। ये तो विपक्ष का एक प्रपंच है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, वह सब जानती है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है। और आप एक बार जब आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी कर लीजिए कितना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काला धन जब्त किया है। अभी भी अजीत पवार की 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। यह सभी काला धन है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भूमाफिया, रेत माफिया और अवैध धंधा करने वाले लोग जमीनों पर जमींदोज हो चुके हैं, जेलों के अंदर हैं। स्विस बैंक की बात की सर, मैंने स्विस बैंक में जो लिस्ट जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूर्व कि ये काला धन है, अगर मेरी सरकार बनी तो इतना धन अगर वापस आ जाएगा ना स्विस बैंक से यहाँ पे जो वहाँ विदेशों में जमा कर रखा है, तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुँचेंगी। तो बाहर से पैसा जो काला धन जमा है नेताओं का, वो कब और किस डेट में किस अकाउंट में कब आया है, ये बताइए सर। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, जिसके हमारे मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका निरंतर प्रयास है। विभिन्न देशों के साथ विभिन्न संधियां की गई हैं, जिन संधियों के तहत जानकारियां साझा की गई हैं
किसी दूसरे देश के ऊपर आपका दबाव नहीं हो सकता है। आप एक वैचारिक संधि के माध्यम से ही सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास स्विस बैंक के कई खातों की सूचनाएं आई हैं जिनकी जांच की जा रही है और जांच के रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। यदि आप चूंकि स्वयं पत्रकार हैं तो आप भी पढ़ते होंगे, मीडिया में देखते भी होंगे कि बहुत सारे खातों का खुलासा भी हुआ है। यही कारण है कि विपक्ष के लोग जुमलेबाज कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो यही शब्द बोलना चाहिए था जब आप सरकार में नहीं थे। यही शब्द बोलना चाहिए था जब आप पावर के लिए, पोजीशन के लिए आप संघर्ष कर रहे थे। जो आज कानून की बात कर रहे हैं यही बोलना चाहिए था उस समय जब आप संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। ये नहीं बोला था उस समय। देखिए, जुमलेबाजी किसे कहते हैं आपको मालूम है? आप बताइए। अभी अखिलेश जी ने क्या कहा, हम 400 पार करेंगे। टोटल विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। यानी 400 पास करेंगे का मतलब क्या हुआ कि बाकी सब 3 सीट में समाहित होंगे। इसको जुमलेबाजी नहीं कहेंगे। और ऐसी मशीन इंडिया में लाएंगे हम कि एक तरफ आलू डालोगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा। इसको जुमलेबाजी नहीं कहेंगे। किसान प्रधान ऊपर से 1 रुपया चलता है जी और जमीन पर आते आते 85 पैसे खत्म हो जाते हैं, 15 पैसे लगते हैं। इसको जुमलेबाजी नहीं कहेंगे। ये किसने कहा था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था अपनी सरकार के लिए। इसको जुमलेबाजी नहीं कहेंगे। ये कट सत्य था ना, तो कट सत्य बोला था ना उन्होंने। तो कटु सत्य बोला, सत्य को स्वीकारा, उसको सुधारा कितना? सत्य को सुधारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी सर, मनरेगा उन्हीं की देन है। माताएं बहनें जो खुले में शौच करती थी, सामने से जब कोई बड़ा बूढ़ा निकलता था तो उनको शर्मिंदा होना पड़ता था। आज मोदी जी और योगी जी के प्रयास से सभी माता बहनों को इज्जत सुरक्षित करने के लिए इज्जत घर सभी को दिए गए हैं जी। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं जी। देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं इन्होंने एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए योजनाएं चलाई जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए कोई योजना नहीं चलाई। आप देखिए, हर स्कीम का भारत के रहने वाले प्रत्येक भारतीय को फायदा मिला है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर, चाहे कोई भी योजना हो, सभी को इसका लाभ मिला है। जी सर, एक सवाल है आपसे पाठक जी, ये बताइए, जो पब्लिक ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, यूपीए की सरकार थी तो सिलेंडर कितने का था? आज सिलेंडर 1000 के पार है। यूपीए की सरकार थी तो डीजल कितना था? आज डीजल 100 के पास है। यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल कितनी थी? आज पेट्रोल 107 के पार है आपके शुक्रवार में। यूपीए की सरकार थी तो खाने वाला कड़ुआ तेल सरसों का कितने का था? आज 180 के पार है। टेल मी राइट नाउ सर, वोट किसके लिए दिया था? सरसों के तेल के बारे में आपको कहना चाहूंगा, पहले जो सरकारें थी उन्होंने मिश्रित तेल की परमिशन दी हुई थी। जो भी सरसों का तेल बाजार में आता था, चाहे वो किसी भी ब्रांड का आता हो, उसमें 30% तक पामोलिन मिल के आता था, पाम ऑयल, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मिश्रण को बंद करा दिया है जी। इस कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अच्छा। और जो भी कृषि आधारित जो भी जीन्स हैं हमारे, ये प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कभी आलू की उत्पादन कम हो जाता है तो आलू 2000 रुपए का एक पैकेट बिक जाता है, आलू का उत्पादन ज्यादा होता है तो 500 रुपए का पैकेट बिक जाता है। तो देखिए, ये प्रकृति का है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। डीजल महंगा हुआ तो और डीजल महंगा क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन ये करूंगा कि कृपया आप ये भी बताएं कि जब डीजल 60 रुपए था उस समय क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी, और डीजल आज 90 रुपए है तो क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? पब्लिक ने वोट इसके, पब्लिक ने वोट आपको इसलिए नहीं दिया था। डीजल और पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हैं ये दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं और भारत सरकार आयात करके हमें उपलब्ध कराती है। तो जो इसके प्रोडक्शन वाले देशेज हैं उन देशों के आधार पर ही इसकी कीमतें तय होती हैं। उसी की वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं जिसके माध्यम से
ओपेक देश जो तेल उत्पादक देश हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उत्पादक देश हैं, उनके साथ बात की जा रही है जी, और बातचीत करके प्रयास है कि तेल की कीमतों में गिरावट होगी, अवश्य गिरावट। पाठक जी एक बात बताइए। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो कितना कर्जा छोड़ के गई थी। ईरान का कर्जा 36,000 करोड़ का था। जी जी जी। उस कर्जे को चुकाने में जी मोदी जी ने पूरे प्रयास से चुकाया है। जी पाठक जी एक सवाल है, ये जो नेता लोग हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, अपने भत्ते, अपनी जो अपने खर्चे होते हैं, इनको विधेयक पास करने के लिए इन्होंने कभी किसानों से पूछा कि मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए तो बढ़ा लेते हैं, मुझे अपने भत्ते बढ़ाने हैं तो बढ़ा लेते हैं, अपने खर्चे बढ़ाने तो बढ़ा लेते हैं, हाउस अलाउंस बढ़ाना है तो बढ़ा लेते हैं। कभी पब्लिक से पूछा? जो पब्लिक के काम के लिए पब्लिक में ढिढोरा पीटा जाता है, MP MLA पार्लियामेंट में असेंबली में बैठ के अपने प्रस्ताव टेबल बजा के पास कर लेते हैं, कोई विरोध नहीं करता है, ऐसा क्यों? बताइए सर। क्या इसमें विपक्ष शामिल नहीं होता? सर मुझे इससे मतलब नहीं है, आप ये बताइए। एक क्वेश्चन किया मैंने, क्या विपक्ष शामिल नहीं होता? ये तो आप टेबल बजा के पास कर लेते हैं, इस पर विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठाता? दूसरी चीज ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता ने चुनकर भेजा है और उनको जनता की भलाई के लिए क्षेत्र में घूमना होता है, बहुत सारे खर्चे करने होते हैं जिनको सरकार उनको देती है। और चूंकि वो पूर्णकालिक रूप से अपना घर बार छोड़ के जनता की सेवा में लगते हैं, तो उस सेवा में उनको अपना परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है, स्वयं के खर्चे। बिल्कुल आपने सच कहा, बिल्कुल सच। जिसके लिए सरकार उनको तनख्वाह देती है और क्षेत्र के भत्ते देती है। और चूंकि विपक्ष को भी वहां मौजूद होता है, यदि सरकार कुछ ऐसा गलत करती है तो विपक्ष को उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो खुद विधायक है, तभी वहां बैठा है। विरोध कैसे कर सकता है? वो खुद विधायक है ना, वो खुद MP MLA है, तो विधायक वो खुद कैसे विरोध करेगा ना? वो कैसे कर सकता है? वो जनता के साथ तो छलावा है ना सर। चोर चोर मोसेरे भाई, तू न कहा मेरी, हम न कहे तुम्हारी, ये बात हो गई ना सर। इसका मतलब ये हुआ ना कि विपक्ष केवल जो है उन्हीं मुद्दों पर सरकार का विरोध करेगा जहां उसको वोट मिलना है। यही हुआ ना आपका मतलब? हम तो ये कहते हैं कि क्या किसानों से, क्या जनता से, जिस जनता के पैसे से, खून पसीने की कमाई से जो ऐशो आराम करते हैं, जो मजे लेते हैं, एक बार MP MLA हो जाने के बाद 7 पीढ़ी तक के लिए ये रख देते हैं, क्या ये पूछा जाता है जनता से? देखिए ऐसा है कि जनप्रतिनिधि जी और उसको जो मिल रही सुविधाएं जी, उसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधि की क्या आय होती है आप बताइए। नहीं आप ये तो एक कपोल कल्पना है कि जनप्रतिनिधि 7 पीढ़ियों के लिए कमा के रख लेता है, ये तो कपोल RTI डलवा दें सर, जिनकी जो प्रधान, सॉरी नहीं, जो लोग MP होने से पहले वो क्या थे, उनकी आय कितनी थी? सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री की RTI डलवाइए और उनका बैंक बैलेंस पता कीजिए, उनकी संपत्ति पता कीजिए, उनकी आय पता कीजिए। सर किसानों को रौंदा जा रहा है। दूसरा, आप राहुल गांधी की ITI डलवा लीजिए, आप अखिलेश जी की ITI डलवा लीजिए, आप मायावती की ITI डलवा लीजिए, आप अजीत पवार की ITI डलवा लीजिए, आप शरद पवार की ITI डलवा लीजिए, आप जो है चंद्रबाबू नायडू की ITI डलवा लीजिए, आप सभी की डलवा लीजिए, येदियुरप्पा की भी। हाँ, येदियुरप्पा की भी डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप डलवाइए, जानकारी करिए। सर्वप्रथम हमारे जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री, उनकी आप RTI डाल के पता करिए। सर जो लखीमपुर में जो विभत्स घटना हुई, जो आंदोलनकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बारे में बताइएगा। चूंकि यह विषय चूंकि हमारे माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस पर कुछ भी कहना हमारे उच्च न्यायालय की अवमानना होगी, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी, इसलिए इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। 10 महीने से दुखद घटना थी, इसके लिए मेरी शोक संवेदनाएं मृतकों के साथ है, वो चाहे किसान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो। यदि किसी के घर में मृत्यु होती है तो बहुत दुखद होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी शोक संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। अच्छा, जो 10 महीने से बेचारे किसान दिल्ली में बैठे हैं, धरना दिए, आपकी सरकार उनकी शर्त क्यों नहीं मान लेती? आखिर बैठ के उनको उसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल लेते, किसान और सरकार दोनों बैठ के? सरकार तो 24 घंटे तैयार बैठी है, सरकार ने बहुत निमंत्रण दिए, आइए बैठ के बात करिए, लेकिन वहां ऐसे किसान बैठे हुए हैं जो वास्तव में किसान नहीं है। सरकार बिचौलियों को समाप्त करना चाहती है, किसान अपनी उपज को लेकर सीधा मंडी में जाए और बेचे। वहाँ आड़तिया बैठा हुआ है, वो कमीशन एजेंट है, वो किसान की उपज अपने रेटों पर खरीदता है और फिर आगे मुनाफा लेकर उसे बेचता है। तो सरकार का प्रयास ये है कि जो अंतिम उपभोक्ता है
यानी जो मैन्युफैक्चरर है या जो उसका एंड यूज कर रहा है वो सीधा किसान से खरीदे, बीच में से बिचौलिए समाप्त हो, किसान की आय दोगुनी हो। आपने यदि पूरा किसान कानून पढ़ा हो तो आप मुझे उसका एक भी उपबंध ऐसा बताइए, एक भी क्लॉज ऐसा बताइए, एक भी सेक्शन ऐसा बताइए जो किसान विरोधी हो, मैं उसका जवाब दूं आपको। सर ये बताइए कि जो अभी और जो किसान नेता हैं जी, उनसे पूछिए क्या उन्होंने किसान कानून पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा नहीं तो अपोजिशन 40 सेक ऑफ अपोजिशन, तो वैसे ही बैठे हुए हैं सब धरने पे। एक बार आप उनसे जाइए, सवाल करके पूछिए। जी, हमने किसान नेताओं से सवाल किए, किसान नेताओं को इनवाइट किए सर। इस कानून को अपने हाथ में लेकर और आप उनसे पूछिए फलाने सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है कानून, ये पढ़ा होता तो विरोध नहीं करते। अच्छा सर, 2022 के चुनाव को लेके अभी अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है जनाब जन्ना के ऊपर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिसने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर, निहत्थे हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? शायद हो सकता है जिन्ना से उनकी कोई रिश्तेदारी हो। तो मैं ये समझूं कि 2022 में आप भी मंदिर खेलेंगे, अगर वो जिन्ना कर रहे हैं तो आप मंदिर करेंगे? देखिए, पहले जब भी चुनाव आते थे तो सभी नेताओं के सर पर गोल टोपी हो जाती थी। मज़ारों पर जहां कब्रें हैं वहां चादरें चढ़ाई जाती थी। मंदिर जाने से, पूजा करने से लोग बचते थे, कहीं दूसरे समुदाय के लोग नाराज ना हो जाएं, हमें वोट नहीं देंगे। आज मोदी जी ने, योगी जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दिया है कि आइए और भगवान राम के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में माथा टेकिए, जनेऊ पहनिए, तिलक लगाइए और कहिए कि हम हिंदू हैं। ये परिवर्तन है। सर, आपने बेशकीमती समय में से जो चैनल को समय दिया है, इसके लिए मैं शिवा राठौर पुनः आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः आपको दीपावली भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी मित्र मंडली को और पार्टी को प्रेषित करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सभी का कल्याण करे, मंगलमय हो।